11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचबाड़ा में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया चंद्र मोहन जैन। आगे चलकर दुनिया उसे ओशो के नाम से जानने वाली थी। बचपन से ही वो अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब चंद्र अकेला बैठकर सोचता था। नदी के किनारे घंटों चुपचाप बैठना, पेड़ के नीचे आसमान को देखना। उसे शोर से ज्यादा खामोशी पसंद थी। उसके नाना ने उसे पूरी आज़ादी दी। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई धार्मिक दबाव नहीं, सिर्फ एक बात, सच को खुद खोजो। और वही आज़ादी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। छोटी सी उम्र में ही वो पंडितों और टीचर्स से सवाल पूछता था। सीधा सवाल, क्या आपने भगवान को देखा है? लोग हैरान हो जाते, इतना छोटा लड़का और इतने गहरे सवाल। पर ओशो के लिए सच किसी किताब में नहीं था, सच एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके सवाल और तेज होते गए। फिलॉसफी में मास्टर्स किया, गोल्ड मेडल जीता और फिर प्रोफेसर बन गया। स्टूडेंट्स उसे सिर्फ टीचर नहीं, एक थिंकर के रूप में देखते थे। वो रट्टा मारने वाली पढ़ाई में बिलीव नहीं करता था। वो कहता था, सोचो, क्वेश्चन करो, डाउट करो। 1960s के दौरान उसने पूरे इंडिया में ट्रैवल करना शुरू किया, पब्लिक लेक्चर्स देने लगा और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। उसने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को चैलेंज किया। उसने कहा कि अंधविश्वास इंसान को बंधन में रखता है। उसने सोसाइटी के रूल्स, मैरिज सिस्टम, पॉलिटिक्स सब पर सवाल उठाए। लोग या तो उसे बहुत पसंद करते थे या बहुत नफरत। बीच का रास्ता कम लोगों ने चुना। ओशो के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब वो 21 साल का था। कई सालों की इंटेंस मेडिटेशन और इनर स्ट्रगल के बाद एक रात जबलपुर के एक गार्डन में बैठते हुए उसने एनलाइटनमेंट का अनुभव किया। उसने कहा, उस रात मैं मर गया और फिर दोबारा जन्मा। ईगो खत्म हो गया, सिर्फ अवेयरनेस बच गई, सिर्फ शुद्ध चेतना। उस पल के बाद वो सिर्फ फिलॉसफर नहीं रहा, वो मिस्टिक बन गया। 1970s में पुणे में उसका आश्रम बना। दुनिया भर से लोग आने लगे, अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से सीकर्स। लेकिन ये आश्रम ट्रेडिशनल नहीं था। यहाँ सिर्फ शांति से बैठना ही मेडिटेशन नहीं था। यहाँ डांस था, म्यूजिक था, लाफ्टर था, थेरेपी ग्रुप्स थे, सेलिब्रेशन था। ओशो कहते थे, जिंदगी को सेलिब्रेट करो, रिप्रेस मत करो। उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन इंट्रोड्यूस की, एक पावरफुल टेक्निक जिसमें जोर से सांस लेना, चिल्लाना, इमोशंस को रिलीज करना, फिर अचानक साइलेंस में चले जाना। उनका मानना था कि मॉडर्न इंसान के अंदर इतना प्रेशर है कि सीधा शांत बैठना मुश्किल है। पहले अंदर का कचरा बाहर निकालो, फिर साइलेंस आएगी। ओशो का एक फेमस कॉन्सेप्ट था, ज़ोरबा द बुद्धा। ज़ोरबा मतलब जो लाइफ को एंजॉय करता है, खाना, प्यार, म्यूजिक, डांस। बुद्धा मतलब अवेयरनेस, मेडिटेशन, एनलाइटनमेंट। ओशो चाहते थे कि इंसान दोनों बने, ज़ोरबा भी, बुद्धा भी, अर्थली भी, स्पिरिचुअल भी। लेकिन जितनी तेजी से उनका नाम बढ़ा, उतनी ही तेजी से कंट्रोवर्सीज भी बढ़ीं। 1981 में वो अमेरिका गए। ओरेगन के डेजर्ट में उनके फॉलोअर्स ने एक बड़ा कम्यून बनाया, राजनीशपुरम। कुछ ही सालों में वहां एक छोटा शहर खड़ा हो गया। घर, फार्म्स, एयर स्ट्रिप, सब कुछ। सपोर्टर्स कहते थे, ये एक नई सोसाइटी का एक्सपेरिमेंट है। क्रिटिक्स कहते थे, ये डेंजरस है। पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने लगे, लीगल प्रॉब्लम्स शुरू हो गईं। उनके कुछ क्लोज एसोसिएट्स स्कैंडल्स में फंस गए। 1985 में ओशो को अरेस्ट किया गया इमिग्रेशन चार्जेस पर। बाद में उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। ये पीरियड उनके जीवन का सबसे कंट्रोवर्शियल फेज था। लेकिन इन सब के बावजूद उनका फोकस मेडिटेशन पर ही रहा। वापस पुणे आकर उन्होंने फिर से डिस्कोर्स देने शुरू किए। उन्होंने बुद्धिज्म, ज़ेन, सूफिज्म, जीसस, कृष्णा, महावीरा, हर ट्रेडिशन पर बात की। लेकिन वो कहते थे, मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, मैं सिर्फ अवेयरनेस की बात करता हूँ। उनकी बातों में जोक्स होते थे, कहानियां होती थीं और कभी-कभी गहरी खामोशी। वो कहते थे, सीरियस मत बनो, जिंदगी एक लीला है। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनकी आवाज रुकी नहीं। हजारों रिकॉर्डेड डिस्कोर्सेज, बुक्स, मेडिटेशन सेंटर्स, उनका प्रभाव आज भी दुनिया भर में महसूस होता है। कुछ लोग उन्हें कंट्रोवर्शियल गुरु कहते हैं, कुछ उन्हें एनलाइटेंड मास्टर मानते हैं और कुछ कहते हैं वो बस एक आईना थे। एक आईना जो दिखाता था कि हम कितने कंडीशन्ड हैं, कितने डरते हैं, कितने बोरोड बिलीफ्स लेकर जी रहे हैं। ओशो का मेन मैसेज सिंपल था, अपनी आंखें खोलो,
कॉन्शियस बनो, विटनेस बनो। उनके लिए मेडिटेशन कोई रिचुअल नहीं थी, मेडिटेशन एक स्टेट थी, जब आप अपने थॉट्स को देखते हो बिना जज किए, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो। वो कहते थे, पास्ट चला गया, फ्यूचर अभी आया नहीं, सिर्फ ये पल सच है। और शायद इसी वजह से ओशो आज भी रेलेवेंट है। उन्होंने इंसान को गिल्ट से आज़ाद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करो, अपने इमोशंस को दबाओ मत, अवेयरनेस के साथ जियो। उनकी जिंदगी कॉन्ट्रडिक्शन से भरी थी, साइलेंस और सेलिब्रेशन, मेडिटेशन और लग्जरी, रिबेलियन और कंपैशन। पर शायद वही उनकी यूनिकनेस थी। ओशो ने कभी फॉलोअर्स नहीं मांगे, उन्होंने सीकर्स बुलाए। उन्होंने कभी बिलीफ सिस्टम नहीं दिया, उन्होंने एक्सपीरियंस की तरफ इशारा किया। आखिर में उनका एक ही संदेश था, सच बाहर नहीं मिलेगा, सच अंदर है। खुद को देखो, खुद को समझो और फिर जागो। ओशो नाम नहीं, एक फिनोमिनन, एक रिबेल जो कहता था, बी योरसेल्फ और पूरी तरह से जियो।